गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करें। आज नॉन फर्मा 500 क्वेश्चन करके हम लोग इसको खत्म कर देंगे और कल है सैटरडे। कल से हम लोग सब्जेक्टिव एमसीक्यू पे वापस आ जाएंगे। मींस जो फर्मा सब्जेक्ट है ना। चलो भाई, ये हो गया था। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर द बिहू फेस्टिवल? बिहू फेस्टिवल। बिहू फेस्टिवल कहाँ है? कोई उड़ीसा, कोई असम, कोई वेस्ट बंगाल। तो भाई बेसिकली बिहू फेस्टिवल जो होता है वो कहां पे होता है? असम में होता है। ठीक है, असम का बड़ा फेमस फेस्टिवल है। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? मतलब सब के सब लोग क्या एनडीपीएस एक्ट की सारी दवाएं खा के बैठे हो क्या? साफ साफ शब्दों में इंडियन स्टेट की बात हो रही है तो तुम लोग जापान बताते जा रहे हो। जापान इंडियन स्टेट है क्या? राजू देखो, एनडीपीएस एक्ट वाली दवा खा के आया है। यस, अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए बोलता हूं कि तुम लोग सीरियस नहीं हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। फर्स्ट इंडिया टू विन द इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल वाज, फर्स्ट इंडियन टू विन। भाई इंडिया में ओलंपिक गोल्ड मेडल सबसे पहले किसने जीता था? हम्म अभिनव बिंद्रा, है ना, शूटिंग में। यस। हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न? सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला? जो सभी टीचरों के टीचर हैं उनको मिला था। जो सभी टीचर्स टीचर्स के टीचर हैं, जिनके नाम पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे पहले, राइट, भारत रत्न। विच अवार्ड इज गिवन फॉर द एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट इन इंडिया?
यस, अर्जुन अवार्ड है ना, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज गिवन इन विच फील्ड? शांति स्वरूप भटनागर जो प्राइज है ये किस फील्ड में दिया जाता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में शांति स्वरूप भटनागर प्राइज किसमें? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाज रीनेम्ड टू। पहले इसका जिसका नाम था, जिस अवार्ड का नाम राजीव गांधी खेल रत्न था, बाद में उसका नाम बदल के क्या हो गया? यस, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ना। तो पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, बाद में हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते थे। यस, परमवीर चक्र इज अवार्डेड फॉर? यस, गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ इनमी है ना, दुश्मनों के बीच में शौर्य का प्रदर्शन करना। गैलेंट्री मतलब शौर्य है ना, शौर्य का प्रदर्शन करना। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ असम? कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ असम। यस, कुछ सही कुछ गलत। दिसपुर, नोट कर लो भाई, है ना। असम का कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? दिसपुर। गुवाहाटी बता रहे हैं, घूमने जा रहे हो क्या? Which mountain range form the northern boundary of the India? Northern boundary of India. यस, कोई कभी पूछे तो उत्तर की तरफ, हमारे नॉर्थ साइड में उत्तर की तरफ क्या है? हिमालय। Which Indian state has the longest coastline? Longest coastline. लॉन्गेस्ट समुद्र का किनारा, लॉन्गेस्ट समुद्र का किनारा गुजरात। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, गुजरात होल्ड द फर्स्ट पोजीशन एज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, हैविंग टोटल लेंथ 1600 किलोमीटर। कितना? 1600 किलोमीटर, राइट।
Which desert is located in the northwest of India? Northwest of India. नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, थार डिजर्ट है ना, ग्रेट इंडियन डिजर्ट लोकेटेड नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में है ना, क्या है, थार डिजर्ट है। लोकेशन जियोग्राफी, थोड़ा भूगोल पता होना चाहिए। अपने देश के भूगोल के बारे में पता होना चाहिए ना। Which is the largest state in India by the area? Largest state in India by area. एरिया के दृष्टिकोण से सबसे लार्जेस्ट एरिया कौन सा है? तुमको जियोग्राफी नहीं आती लेकिन एग्जाम में जियोग्राफी आती है, फिर तो भाई उल्टा मामला हो जाएगा। लार्जेस्ट एरिया उत्तर प्रदेश का कहां हो सकता है? सोच के देखो भाई, लार्जेस्ट पॉपुलेशन होता तो एक बार सोचा जा सकता था। एरिया के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा राजस्थान, जितने में उत्तर प्रदेश है उतने में तो उसके यहाँ जंगल, वो खाली रेगिस्तान है ना। लार्जेस्ट स्टेट इंडिया बाई एरिया पूछा गया ना, जितना उत्तर प्रदेश का एरिया है उतना तो राजस्थान के पास रेगिस्तान है। ठीक। व्हाट इज द मेन क्रॉप ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन में कौन सी क्रॉप खेती होती है सबसे ज्यादा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाता है। सब तुक्का मार लो। राइस है ना, कहां पे भाई? वेस्ट बंगाल में। ये एरिया किधर पड़ता है? जो लगभग वेस्ट बंगाल का एरिया है ना, वेस्ट बंगाल के एरिया में एरिया आता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक। ये देखो, जो बंगाल का एरिया है, ये एरिया गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बोला जाता है बेसिकली, है ना भाई। ये इंडिया का पूरा मैप है, तो ये जो ग्रीन एरिया है ये पूरा क्या है? डेल्टा है, जहां पे गंगा ब्रह्मपुत्र, और इस एरिया में सबसे ज्यादा राइस पाया जाता है। ठीक। विच रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ कोलकाता? Which river flows through the city of Kolkata? इधर जितने ज्यादा एमसीक्यू कवर हो जाएंगे आगे के लिए उतना बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वैसे भी जून के बाद लाइव क्लासेस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, भाई एग्जाम आ जाएगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हमारी जो सब्जेक्टिव क्लासेस हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, वो एग्जिट एग्जाम की क्लास में कंटिन्यू रहेंगी, है ना। तब सब्जेक्ट, अभी जैसे फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर में इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है तो हम कवर कर लेते हैं। जून के बाद से क्या होगा? जून के बाद से नया सत्र चालू हो जाएगा, उनकी अपनी लाइव क्लासेस रहेंगी, उसका यहाँ पे कोई काम नहीं।
तो यहीं पे सब्जेक्टिव क्लासेस और प्लस एमसीक्यू दोनों स्टार्ट करा दिया जाएगा, राइट। तो जो जो टॉपिक्स हैं फिर उसमें सिलेक्टिव टॉपिक आ जाएंगे जो एग्जाम में बिल्कुल आने वाले हैं। तो यहां जितने ज्यादा हम एमसीक्यू कवर कर लेंगे आगे जाके उतना बेनिफिशियल रहेगा हमारे पास, राइट। सिटी ऑफ कोलकाता में कौन सी नदी? हुगली नदी, बिल्कुल ठीक। इन विच स्टेट इज द कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड? वैसे भी जुलाई के बाद 15 जुलाई के बाद तुम सब फ्री हो जाओगे और पूरी ताकत से लग जाना है सिर्फ एग्जिट एग्जाम में, है ना, क्योंकि नए सत्र की क्लासेस तो शुरू होती हैं लेट। कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड, सब कान्हा से कर्नाटका बना दिए हो तुम लोग, है ना, बहुत बढ़िया। लीमा वर्मा का आंसर सही है, मनोज का सही है, पुनीता का सही है। यस, कान्हा नेशनल पार्क है कहां पे भाई? मध्य प्रदेश में, है ना, लायन सफारी भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश कहां पे है भाई? इंडिया के नक्शे में बात की जाए तो इंडिया के नक्शे में सबसे बीच में है, सबसे बीच में, इसीलिए मध्य प्रदेश नाम पड़ता है। इधर उत्तर साइड पड़ती इसलिए इसको उत्तर प्रदेश बोलते हैं, है ना। तो बीच में है मध्य प्रदेश, इसको जूम करके देखा जाए तो दिस वन, और यहीं पे है कान्हा नेशनल पार्क, ठीक। मोहम्मद अमन, अब मुझे कोई यूपी बीटी वाले फोन करके तो बताएंगे नहीं कि डेट पक्का है कि नहीं, डेट चेंज होगा कि नहीं होगा, है ना। लेकिन मेरे अपने हिसाब से मैंने पहले भी ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दिया है कि कोई डेट चेंज इसमें नहीं होगी। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया? हाईएस्ट पीक इन इंडिया, ये K2 क्या है भाई? तुम लोग K2 K2 कर रहे हो, क्या है K2? आलिया देखो छोटे बच्चों को पढ़ाती है इसलिए माउंट एवरेस्ट उसने पढ़ाया है छोटे बच्चों को, है ना, इसलिए उसने बता दिया। लेकिन आलिया माउंट एवरेस्ट पहले था, अभी माउंट एवरेस्ट नहीं। हम लोग भी बचपन में यही पढ़े थे कि भाई हाईएस्ट चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट। आज की डेट में कंचनजंगा है, राइट, कंचनजंगा। और नियर कहां पे? हिमालय रेंज सिक्किम के पास, जिसकी जो हाइट है 8,586 मीटर है, कहां से? सी लेवल से, समुद्री लेवल से, है ना। तो क्या है? 8,586 मीटर समुद्र लेवल यानी सी लेवल से। हाइट हमेशा सी लेवल से ही लिया जाता है, ओके। ठीक। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, भाई देखो ये क्वेश्चन डीआई के एग्जाम में आया था, है ना। K2 को कंचनजंगा नहीं बोलते डियर, K2 काराकोरम बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। K2 को काराकोरम बोलते हैं, ठीक। और ये पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में है, ठीक। और हम लोग काहे की बात कर रहे थे? इंडिया की, क्लियर। तो K2 कंचनजंगा नहीं है कि कहीं भी के देख लिया, के से के का रिलेशन मिला दिया, ओके। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बताओ भाई। चिल्का झील का बात है,
वही तो कहूं कि तुम लोगों ने मुझे भी सर्च करने पे मजबूर कर दिया। हमने कहा देखे भाई K2 लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, क्या बात है, डल झील कोई बता रहा है। नोट करो भाई, है ना, वूलर लेक बोलते हैं, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया दैट इज वूलर। यस देखो पूजा ने सर्च कर लिया, अब तक सर्च करके सब बाद वाले सर्च करके बता रहे हैं। तुम लोगों की ट्रिक समझ में आ रही मुझे। वूलर लेक कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इट इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। अगर एशिया की बात करें तो सेकेंड, और इंडिया की बात करें तो फर्स्ट। समझे? देखो बच्चे भी बड़े होशियार हो गए हैं। सही है बेटा, सही है। विच आइलैंड ग्रुप इज लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया? साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, डिजिटल बच्चे भाई, एक प्रधानमंत्री डिजिटल, और फिर बच्चे भी डिजिटल। यस, अंडमान निकोबार आइसलैंड। ठीक, रिवर फॉर्म द बॉर्डर बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा। अब उधर के लोग तो बताओगे भाई, पंजाब हरियाणा वाले, उनको तो पता ही होगा। पंजाब हरियाणा का बॉर्डर कौन सा रिवर है? यस, मनोज का आंसर सही है, एंड कपिल भी। सतलज, है ना, सतलज रिवर ऑल्सो नोन एज द सताद्रू, सताद्रू भी बोलते हैं, फाउंड द फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। वेयर इज द चार मीनार लोकेटेड? चार मीनार कहां है भाई? इसका जवाब तो आसानी से दे लोगे, तो पिक्चरों में भी चार मीनार बहुत होती है, आजकल मूवीज में भी चार मीनार। यस, सारे सही नहीं, हैदराबाद। गुड। विच एंशियंट स्ट्रक्चर इज नोन एज द ब्लैक पगोड़ा? ब्लैक पगोड़ा। ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। कोणार्क में जो सन टेम्पल है उसी का दूसरा नाम है ब्लैक पगोड़ा, राइट। व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली? प्राइमरी फीचर ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली। कोई बात नहीं, सपने में नहीं सुना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए सुन लो। कल से कौन सा सब्जेक्ट शुरू किया जाए भाई? यस, रेड स्टोन्स हैं कहां पे? वॉल में, इसीलिए रेड फोर्ट बहुत फेमस है। लाल कलर के सैंड स्टोन, रेड कलर के सैंड स्टोन। विच इज द लार्जेस्ट स्टेटस इन इंडिया? स्टैच्यू, लार्जेस्ट स्टैच्यू इन इंडिया, लार्जेस्ट स्टैच्यू इन इंडिया।
स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, लार्जेस्ट स्टैचू. व्हाट इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ द सिटी ऑफ खजुराहो? मेन अट्रैक्शन ऑफ सिटी ऑफ खजुराहो. यस, टेम्पल ऑफ इरोटिक स्कल्पचर. मीन्स काम शास्त्र से रिलेटेड वहां पे क्या है, मूर्तियां हैं. ठीक, खजुराहो में. विच मॉन्यूमेंट इन इंडिया वॉज बिल्ट द एम्परर अशोका एंड नोन एज द लार्ज स्तूप? यस, सांची स्तूप है ना, सांची स्तूप. किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, सम्राट अशोक ने. और इसमें गौतम बुद्ध जी की बहुत बड़ी मूर्तियां, बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई है ना. और बेसिकली बौद्ध लोगों पे बेस्ड था. और जैसे लगता है ना छोटा सा, अंदर जाके देखो तो बहुत बड़े एरिया में है. वेयर इज द फेमस मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड? फेमस मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड. यस, कहां पे? तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु में मदुरई में. ये आंसर दिख गया था क्या तुम लोगों को? Which place in India the famous for the ruins of the ancient university? ruins मतलब खंडहर. फेमस यूनिवर्सिटी. जिस जमाने में लोग स्कूल कॉलेज का के बारे में नाम नहीं सुन पाते थे, उस जमाने में हमारे इंडिया में यूनिवर्सिटी हुआ करती थी. और जैसे इंडिया के लोग बाहर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह में है ना पढ़ने जाया करते हैं, उस जमाने में सोच के देखो विदेशों से लोग इंडिया में पढ़ने आया करते थे. जहां पे मतलब यस, कौन सी? नालंदा यूनिवर्सिटी. मतलब इसके बारे में अगर मौका लगे तो कभी पढ़ के देखना, दिमाग खराब हो जाएगा एकदम कि मतलब इतना ज्यादा अपग्रेडेड थे हम लोग तो इतना पीछे कैसे आ गए. उसके पीछे का रीजन है कि जो जितना भी नॉलेज हमारे पूर्वजों ने लिख के रखा था, तो जितने भी आक्रांता या टेररिस्ट आए वो सब उसको बांध बांध के अपने यहां लेके चले गए. और जो नहीं ले जा पाए उसको यहीं पे जला दिया गया. राइट? मतलब अभी जो है बिहार में है ना, इसको खोजा गया था तो खुदाई की गई थी. तो खुदाई में बहुत बड़े एरिया में ये यूनिवर्सिटी के कुछ मिले हैं. लेकिन सोच के देखो, अभी भी बताया जाता है जितना पोर्शन मिला है ये सिर्फ सच्चाई में सिर्फ 10% है. मतलब जो रियल नालंदा यूनिवर्सिटी थी तो खुदाई में ये सब चीजें मिली हैं. जितना एरिया जितना मिला है वो सिर्फ कितना है? 10% ऑफ ओरिजिनल यूनिवर्सिटी. यस, है ना, बाई फोर्स किया गया है या कह लो कुछ बेवकूफियों की वजह से. आपस में इंडिया में समस्या इस बात की है ना, देखो जो चीज सबसे बड़ी ताकत होती है वही चीज आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है. कहते परिवार आपकी ताकत सबसे बड़ी है, और अगर मुसीबत आ जाए तो परिवार ही सबसे बड़ी कमजोरी हो जाता है. ठीक उसी तरीके से अपने देश में
सभी धर्म के लोग हैं, वो अपने यहाँ की ब्यूटी और अपने यहाँ की ताकत को दर्शाता है। लेकिन जब बाहर का आदमी आता है तो उसको क्या है, अलग अलग कड़ियां दिखती हैं जिसमें वो फूट डाल देता है और फूट डाल के वो राज कर लेता है। समझे? तो वही सबसे बड़ी समस्या। हर घर में, भाई किसी के घर में चार भाई हैं तो समझ लो उसके पास 4 लाठियां हैं, बहुत ताकत है। उस घर से कोई जीत नहीं सकता कभी किसी भी मामले में, जब तक वो 4 एक साथ हैं। लोग क्या करते हैं, उनमें आपस में फूट डाल देते हैं और फिर सबसे कमजोर परिवार वही हो जाता है। इंडिया की जो ब्यूटी है वही इंडिया की कमजोरी बन गई। राइट? कुछ चीजें मैंने सर्च की जो आपको जाननी चाहिए, मुझे भी। भाई जब पता चला कि उस जमाने में, आज से 1000 साल पहले के जमाने की अगर बात की जाए अप्रॉक्स, तो सोच के देखो, या सैकड़ों साल पहले की बात की जाए, 500-600 साल पहले की बात की जाए, जो भी है अप्रोक्सीमेट, है ना, तो सोच के देखो, जब आज हम लोग अच्छे कॉलेजेस के लिए अपने शहर में तलाशते हैं, कोई अच्छा कॉलेज, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए। सोचो 1000 साल पहले हमारे यहाँ इतने बड़े यूनिवर्सिटीज थी। जब विश्वविद्यालय का लोग नाम नहीं सुना करते थे, क्या होता है, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय चलते थे, वहां पे हॉस्टल्स रहते थे। इतनी बड़ी लाइब्रेरी की दुनिया में आज भी उतनी बड़ी लाइब्रेरी अवेलेबल ही नहीं है। सोचो जो हमारे यहाँ 1000 साल पहले था, आज भी इंडिया के अंदर उतनी बड़ी लाइब्रेरी किसी के पास नहीं है, और ना उतना बड़ा विश्वविद्यालय किसी के पास है। भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व में टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल नहीं है भारत के, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यह देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। आज कहेंगे हम विदेश लंदन पढ़ने जाएंगे, हम अमेरिका पढ़ने जाएंगे। एक वक्त था कि विदेशी कहते थे हमें इंडिया के नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, ये प्राउड है हमारा। समझे? भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला। आवासीय विश्वविद्यालय मतलब वहां पे बच्चे रह के, मींस हॉस्टल सुविधा थी। लोग कोरिया, जर्मनी, जापान से लोग, सोचो जापान जैसी जगह, जो कितना, अगर देखा जाए जापान हमसे लगभग 100 साल आगे चल रहा है। जिस टेक्नोलॉजी को हम ये इमेजिन करते हैं कि हमारे पास होगी, जापान में वो आज भी है। जो हम सोच नहीं सकते, जापान टेक्निकली या टेक्नोलॉजिकली हमसे बहुत आगे। वहां के बच्चे भी यहाँ इंडिया पढ़ने आया करते थे। राइट? आवासीय विश्वविद्यालय खुला जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में, नालंदा विश्वविद्यालय भारत के उच्च शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्व में विख्यात केंद्र था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई और कुमार गुप्त प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। इतिहास के अनुसार 1193 में, आज क्या चल रहा है 2024, अब सोच लो, है ना, ठीक लगभग 1000 साल ज्यादा। तो बख्तियार खिलजी एक आक्रमणकारी था जिसने सबसे ज्यादा नुकसान इसका किया। कहा जाता है कि आक्रमण के दौरान उसने क्या किया, यहां की किताबें बंधवाई और लेके गया। जो नहीं ले जा पाया, बहुत कुछ लूटा, और जो नहीं ले जा पाया उसमें क्या किया, आग लगवा दी। आग लगा दी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि कई हफ्तों तक आग बुझाई नहीं जा सकी। अंदाजा लगाओ, आग बुझाई नहीं जा सकी कई हफ्तों तक। समझे? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कला और एक का अद्भुत नमूना था, मींस आर्किटेक्चर भी वहां का जबरदस्त था, जिसमें एक समय में 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद होती थी। 3 लाख किताबें, बताओ विश्व में किसी भी लाइब्रेरी में सर्च करके देख लो, 3 लाख किताबें हो तो ठीक। और हमारे यहाँ 1000 साल पहले थी। कच्छ और अध्ययन में 9 मंजिल एक विशाल पुस्तकालय। कितने स्टोरी का? 9 स्टोरी का। सोच के देखो, 9 स्टोरी का। कब? 1000 साल पहले। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का की मेरिट के हिसाब से इनका चयन होता था। यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। पहले के समय में ये प्रथा थी कि स्वास्थ्य और शिक्षा मुफ्त कर दी जाती थी। आज की डेट में क्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे ज्यादा महंगी। आप विश्वास नहीं मानोगे, आप हीरा खरीदने जाओ जीएसटी बहुत कम, लेकिन पेन खरीदने जाओ 18% जीएसटी। जितनी महंगी आइटम उनमें जीएसटी कम। और जितनी बेसिक रोजमर्रा की जिंदगी है, जहां पढ़ाई पे टैक्स लग रहा है, पढ़ाई को तो वैसे भी टैक्स फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि पढ़ेंगे लोग तभी तो बढ़ेंगे लोग।
लेकिन यहाँ तो उल्टा है। खैर, है ना, निःशुल्क शिक्षा, इसके साथ ही उनका रहना और खाना पूरी तरह निःशुल्क था। अब अंदाजा लगा के देख लो कि कितना हाई फाई रहा होगा। रहना खाना फ्री, पर कोई फीस नहीं, कौन नहीं आएगा पढ़ने, और हाई लेवल का रिसर्च। इस विद्यालय में एक समय में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। कितने बताओ भाई, इंडिया में कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसमें 10,000 छात्र रह सकते हैं? 10,000 छात्र किस स्कूल में, पता करके बताना। कोई कॉलेज उठा लो, 10,000 छात्र ना मिलेंगे तुमको उसमें, ठीक। और 2700 से ज्यादा टीचर, उनको पढ़ाने के लिए 2700 से ज्यादा टीचर। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र पढ़ाई करने आते थे। मेन अपने लिए गर्व की बात, आज लोग क्या करते हैं, कोरिया जाते हैं, जापान जाते हैं, चीन जाते हैं, है ना, ईरान, ग्रीस, है ना, रसिया जाते हैं, और पहले ये सब आते थे हमारे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। सोच के देखो हम कितना पीछे आ गए। हम कहते हैं कि आज भी साइंस हमारे ये बताता है कि हमारे पुरातत्व काल में, पहले प्राचीन काल में हमारी जो टेक्नोलॉजीज थी उनके बराबर आज कुछ भी नहीं है। इतिहास के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मगूंज नाम की एक लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी का नाम याद करो। ये मैं फर्जी तुमको इसके लिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि हिस्ट्री जानो, इससे एमसीक्यू फंसते हैं, अनसीन पैसेज, समझे, एमसीक्यू में आते हैं ये। ओके, लाइब्रेरी का नाम धर्मगूंज, इसका मतलब था सत्य का पर्वत। लाइब्रेरी की 9 मंजिलों में 3 भाग थे। 9 फ्लोर की लाइब्रेरी के पार्ट 3 थे, जिनका नाम था रत्न रंजन, रत्नोदधि और रत्न सागर। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। नालंदा यूनिवर्सिटी में लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष पे जाना, सोच के देखो उस समय 1000 साल पहले। आज हम लोग चांद पे नहीं जा पा रहे हैं और वो लोग जाके कभी भी आ जाए। साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक, मेडिसिन समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पता ही नहीं था किसी को। इंडिया के अंदर इस तरीके से उसको दफना दिया गया था। लेकिन चीन से हेन सॉन्ग और इत्सिंग ये इंडिया घूमने आए और इन्होंने खोजा था, इंडिया में नहीं बताया। जब वो चाइना वापस गए तो उन्होंने 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। फिर इन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसमें जिक्र किया कि विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय इंडिया में अवेलेबल था। कौन सा? नालंदा। तब जाके वहां पे खुदाई की गई और खुदाई के दौरान 1.5 लाख वर्ग फीट, थोड़ी जगह नहीं होती, 1.5 लाख वर्ग फीट, 1.5 लाख स्क्वायर फीट नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले हैं। और ये माना जाता है ये सिर्फ कितना है, 10%, 90% अभी भी नहीं मिला है। ठीक, नालंदा का मतलब होता है ना आलमदा। ना आलमदा का मतलब होता है ज्ञान रूपी उपहार पर किसी का प्रतिबंध ना रखना, मींस ज्ञान पे किसी का प्रतिबंध नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, which is the Rajasthan, which fort is Rajasthan is known as the Golden Fort? Which fort in Rajasthan is known as Golden Fort? Yes, that is जैसलमेर, है ना। जैसलमेर का ये जो फोर्ट है, सुबह सुबह एक तो वो गोल्डन कलर के स्टोन से बना हुआ होता है, और सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ती है, सूरज की जब पहली किरण पड़ती है तो वो लगता है जैसे सोने का है, राइट। इस तरह से 500 कंप्लीट। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अदर सब्जेक्ट। चलो भाई, बाय बाय।